नमस्कार दोस्तों। आज मैं लेकर आई हूँ एक पारिवारिक कहानी। हमारी कहानी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। निशा, जल्दी घर आ जाओ। आज फिर तुम्हारे घर में कोई आया है और तोड़फोड़ कर रहा है। क्यों? पर कौन? जब तक निशा अपनी मकान मालकिन से कुछ पूछती, उन्होंने पहले ही फ़ोन काट दिया। यह सुनकर निशा की आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा था। हैरान परेशान सी निशा दौड़ती हुई अपने प्रिंसिपल के कैबिन तक गई। उनसे जल्दी घर जाने की रिक्वेस्ट करने लगी। वह भी थोड़ा नानुकुर करते हुए बोली, यह क्या निशा, हर 2-4 दिन में आप घर जल्दी जाने की परमिशन लेने आ जाती हो, जिससे आपके स्कूल में कितनी परेशानियां आ जाती है, जानती भी हो। आजकल आपको देखकर और भी लोग जल्दी जल्दी छुट्टी लेने लगे हैं। मैं अपने स्कूल में इस तरह रोज रोज छुट्टियां नहीं दे सकती। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे बहुत जल्दी किसी और शिक्षक को देखना पड़ेगा। अगर आप हमारे यहाँ नौकरी कंटिन्यू करना चाहती हैं तो आपका जो भी मैटर है आज ही शॉर्ट आउट कीजिए, वरना कहीं और नौकरी ढूंढ लीजिए। यस मैम, मैं आज यह सब खत्म करने की पूरी कोशिश करूंगी, कहते हुए निशा ने जल्दी बाहर निकलकर रिक्शा किया और अपने घर की तरफ चल पड़ी। निशा आगे की तरफ बढ़ रही थी, पर उसका मन अपनी जिंदगी में पीछे की ओर भाग रहा था। जल्दी से तैयार हो जा, लड़के वाले आते ही होंगे, निशा की माँ ने किताबों में उलझी निशा से कहा। तो निशा ने बड़ी ही शांति से कहा था कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती हूँ, बल्कि मैंने जो पढ़ाई की है उससे कुछ आगे बनना चाहती हूँ। आखिर मेरे भी अपने सपने हैं, मैं उनको पूरा करना चाहती हूँ। आप दोनों को भी अपनी काबिलियत पर फख्र करते देखना चाहती हूँ। उसके बाद आप और पापा जहाँ कहेंगे मैं शादी करने के लिए तैयार हो जाऊंगी, पर प्लीज मैं अभी नहीं। इससे पहले कि निशा की माँ कुछ कहती, उसके पापा रमेश जी वहाँ चले आए। उन्होंने बिना किसी की बात सुने अपना फैसला सुना दिया था। देखो निशा, तुम्हारी पढ़ाई की वजह से मैंने इतनी देर से तुम्हारे लिए रिश्ता देखा है, वरना तुम्हारी दीदी की शादी तो हमने उसके कॉलेज के समय में ही कर दी थी। इसीलिए अब सीधे तरीके से तैयार होकर नीचे आ जाओ। यह नौकरी और घूमने के सपने अपने ससुराल में जाकर पूरे करना। जो तुम्हें देखने आ रहा है वह बहुत अच्छा और बहुत अच्छे खानदान से है। और रही बात हमारी तुम पर फक्र करने की, तो जब तुम शादी करके ससुराल में जाओगी तो तुम मन से अपने ससुराल को अपनाकर वहाँ हमारी परवरिश का नाम ऊंचा करोगी, तो हमें वैसे ही तुम पर गर्व होगा। उसके लिए तुम्हें नौकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। निशा अपने पापा से कुछ कहती, उससे पहले ही वह वहाँ से जा चुके थे और माँ भी पापा के खिलाफ जा नहीं सकती थी। निशा ने भी अपने पापा के सामने घुटने टेक दिए थे और तैयार होकर बाहर बैठे लोगों के सामने अपनी नुमाइश करने को तैयार हो गई थी, क्योंकि जिन्होंने यह जीवन दिया है उनसे ही अपने जीवन के लिए क्या और कैसे लड़ सकती थी। वह आईआईटी कंपनी में काम करता था। सांवली सलोनी सुंदर निशा को देखते ही पसंद कर लिया था। निशा और घर वालों को पता भी नहीं चला कि उन लोगों ने निशा को नहीं बल्कि दहेज को पसंद किया था। कुछ ही महीनों में सगाई करके और शादी होने के बाद निशा लाखों का दहेज लेकर सास ससुर से भरी पूरी अपनी ससुराल आ गई थी, पर शायद सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए, क्योंकि रोहन के परिवार ने उसे अपने परिवार का हिस्सा कभी बनाया ही नहीं। जहां देवर ननद निशा के पास भटकते ही नहीं थे। भाभी, आपके साथ रहने से तो हम भी काले हो जाएंगे, आपकी रंगत हम पर छाने लग जाएगी। अब उन्हें कैसे समझाती कि उसकी देह का रंग थोड़ी ना उनको लगेगा। वही सास ससुर को तो सिर्फ दहेज से मिले पैसों और त्योहारों पर भर भर कर मायके से आने वाले शगुन से मतलब था, वरना उसके अलावा तो उन्हें किसी के सामने निशा को बहू कहना भी पसंद नहीं था। और रोहन, उसने तो पहली रात में ही निशा को बोल दिया था कि उसे उससे कोई मतलब नहीं है। यह शादी उसने सिर्फ अपने माँ बाप की खुशी के लिए की है। उसकी शादी तो किसी और से होने वाली थी जिसे वह प्यार करता है, लेकिन मैं उससे शादी जरूर करूँगा। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। अब इससे ज़्यादा अपमान नहीं सहन कर सकती थी निशा।
निशा ने अपने मम्मी पापा को सब बताया और घर वापस आने की बात कही तो पापा ने जबरदस्ती उसके सपने तोड़कर उसकी शादी करवाई थी। उन्होंने उसकी तकलीफों से पूरी तरह से पल्ला झाड़ लिया और बोले, निशा, हमने तो सब कुछ अच्छा देखकर इतना दान दहेज देकर तुम्हें विदा किया था। अब तुम्हारी ही किस्मत खराब है तो हम क्या कर सकते हैं। अब तुम्हें तुम्हारी किस्मत से जो मिला है उसी को निभाना सीखो, क्योंकि अब वही तुम्हारा घर है और वहाँ के लोग तुम्हारे अपने। तुम उन लोगों को समझो और उन्हीं के अनुसार उस घर में ढलने की कोशिश करो। एक ना एक दिन सब ठीक हो जाएगा। और अगर नहीं भी हुआ तो ससुराल के 4 कोनों में से एक कोनों में रो रो कर अपनी जान दे देना, पर भूल से भी कभी यहाँ वापस आने की मत सोचना, क्योंकि तुम्हें घर वापस बुलाकर मैं समाज और बिरादरी में अपनी नाक नहीं कटवा सकता। यह सुनकर निशा सन्न रह गई थी। जिन माँ बाप ने उसे जन्म दिया, जो पहले उसकी आंखें कभी नम भी नहीं होने देते थे, आज उन्होंने समाज और अपनी झूठी इज्जत के कारण उसकी उन तकलीफों से जो उन्हीं की वजह से हुई है, मुंह मोड़ उसे मरने के लिए छोड़ दिया था। जिस उसके पापा ने ये बात बोली तो पलटकर निशा ने मायके की तरफ नहीं देखा, पर ससुराल में दिन पर दिन हो रहे अत्याचार और पति के तिरस्कार ने उसकी सहन शक्ति खत्म कर दी। आखिर निशा ये सब कब तक सहती और क्यों? वहाँ कौन उसका अपना था? ससुराल के पूरे परिवार ने उसे नौकरानी बना दिया था और पति ने कभी उससे कोई नाता जोड़ा ही नहीं था। समाज को दिखाने के लिए उन झूठे फेरों को सच मानकर वह क्यों अपनी जिंदगी तिल तिल स्वाहा करती। तो बस एक दिन उसने बिना किसी से बताए, बिना किसी से शिकायत किए, अपने टूटे हुए आत्मसम्मान के साथ घर छोड़ और दूसरे शहर आकर अपनी एक सहेली की मदद से एक नौकरी और एक कमरा किराए पर ले लिया। अपने टूटे आत्मसम्मान को एक बार फिर से जोड़ने की कोशिश करते हुए वह वहाँ रहने लगी। पर कहते हैं ना, एक अकेली स्त्री जो अपने दम से जी रही है, पुरुषों को तो छोड़ो, स्त्रियों को ही रास नहीं आती, क्योंकि उन्हें ही विश्वास नहीं होता आखिर ये क्यों अकेली रहती है। शादीशुदा है तो कहीं गलत तो नहीं, कहीं इस स्त्री की वजह से हमारे इज्जतदार परिवारों का माहौल खराब न कर दे, हमारे बच्चों पर गलत असर पड़ेगा। और पुरुष तो बस ऐसी स्त्री को बदनाम कर उसे तोड़कर वापस उसी कैद खाने में कैद करना चाहते हैं, जहां वो एक सांस भी अपनी मर्जी से न ले सके। निशा के ससुराल वालों ने भी उसकी माँ और पापा को खूब सुना रहे थे। उनकी बेटी अपना मुंह काला करके भाग गई है, खूब बदनाम किया और उसका पता लगाकर उसके उस छोटे से आशियाने को उजाड़ने आ गई, जिसे अभी वह तिनका तिनका जोड़कर बनाने की कोशिश कर ही रही थी। पर इस बार निशा डरी नहीं थी उन दहेज के लोभियों से, जिन्होंने यह जानते हुए भी कि उनके बेटे को वह पसंद नहीं है और उसने अपनी पसंद से शादी भी कर ली, उसकी जिंदगी खराब की थी। उसने अपने साथ पुलिस लाकर ससुराल वालों के खिलाफ सबूत दिखाकर अपने आसपास रह रहे लोगों को सच्चाई से रूबरू करवाया था, वरना ये समाज फिर उसे ना किए गए जुर्म की सजा देकर उसे चरित्रहीन साबित कर उसके पंख काटने की कोशिश करने लगता। पर निशा की हिम्मत की वजह से उस दिन वह लोग कामयाब नहीं हुए थे और पुलिस की डर से उन्होंने माफ़ी मांगी और वहां से चले गए। लेकिन आज फिर उसके छोटे से आशियाने और उसके सम्मान का खतरा मंडरा रहा था। निशा जैसे ही घर पहुंची और वहां का नज़ारा देखकर एक बार को तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी, पर फिर खुद को संभालते हुए आगे बढ़ी और अपने पापा के पैर छूते हुए बोली, पापा, आपने इतने महीनों बाद मेरी खोज खबर ली, वह भी सिर्फ मेरी छोटी सी दुनिया को मिटाने के लिए। आप ऐसे ही बोल देते, यह सारा सामान मैं आपके घर भिजवा देती, बिना किसी सवाल, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके पसंद के लड़के से शादी कर ली थी। मैंने तुम्हारे लिए इतना अच्छा घर वर देखा, लाखों का दहेज देकर तुम्हें विदा किया था, सोचा था तुम अपने ससुराल में निभाकर हमारा और हमारे खानदान का नाम ऊंचा करोगी, पर तुमने क्या किया? अपने पति को धोखा देकर अपनी ससुराल और मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाकर भाग आई
और यहाँ अपना मुंह काला कर इतनी शान से रह रही हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। निशा के पापा निशा से चिल्लाकर बोले तो निशा एक फीकी मुस्कान के साथ बोली, हाँ, आपकी उस अच्छे देखे घर और वर ने मेरे साथ नौकरों से भी बदतर सलूक किया था। न जाने कितने दिन मैंने उस घर में सिर्फ पानी पीकर उन लोगों की मार खाते हुए दिन गुजारे थे, सिर्फ आपकी इज्जत के लिए पापा। पर जब सहन नहीं हुआ तो आई थी ना मैं आपके पास। आपने तो मुझे मेरी किस्मत का हवाला और घर के 4 कोनों में से किसी एक कोने में मरने की नसीहत देकर मुझे वापस उसी कैद खाने में भेज दिया था। पर ऐसे घुटन भरी मौत मुझे मंजूर नहीं थी पापा। बस इसीलिए मैं वह सब छोड़ आई। और यकीन मानो पापा, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, पर आपने भी तो समाज की तरह अकेली रह रही अपनी पहचान बना रही अपनी बेटी को गलत समझा। और पापा, आपको मुझ पर भरोसा नहीं है ना सही, पर कम से कम अपने संस्कारों पर तो भरोसा कर लिया होता, तो कम से कम आप मेरी नज़रों में गिरने से तो बच जाते। काश आप समझ पाते कि ससुराल में हमेशा गलती लड़की की नहीं होती। कभी कभी ससुराल वाले खुद ही उस लड़की को अपना नहीं पाते। पर चलो कोई नहीं, उस दिन आपने मुझे एक नसीहत दी थी, आज मैं नसीहत आपको देती हूँ कि किसी भी अकेली रह रही लड़की पर शक मत करना, वरना उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, पर आप पर उंगली उठ जाएगी, खुद बदनाम हो जाओगे। जैसे यहाँ देखो। उन्होंने नजरें चारों तरफ घुमाई, जहां सब बोल रहे थे कि कैसा बाप है यह जो अपनी बेटी पर ही शक कर रहा है। क्या इसने अपनी बेटी के चेहरे और शरीर पर वह गहरे घाव के निशान नहीं देखे? भगवान ऐसा बाप किसी को ना दे। तभी निशा की माँ आई और बोली, हट जाइए यहाँ से, मेरी बेटी के सामान को हाथ भी लगाया तो अच्छी बात नहीं होगी। आपको शर्म नहीं आई क्या अपनी ही बेटी पर शक करते हुए? पहले तो उसकी मर्जी के खिलाफ उसकी शादी कर दी, जब वह वहां से परेशान होकर घर आई तो उसे घर से निकाल दिया, उसकी ससुराल में उसे मरने को छोड़ दिया, और उसने जब अपनी दुख भरी जिंदगी को छोड़ खुद के दम पर कुछ करना चाहा तो एक बार फिर से आ गई उसकी दुनिया उजाड़ने। पर अब ऐसा नहीं होने दूंगी मैं। आज आपने मेरी परवरिश पर उंगली उठाकर बहुत गलत किया है। पहले मैं सिर्फ आपकी पत्नी होने का फर्ज निभा रही थी, डरती थी कि कहीं आपने अपने घर से निकाल दिया तो कहाँ जाऊंगी मैं। पर मेरी बेटी ने मुझे सिखाया है कि जब तक एक स्त्री अपने सम्मान के लिए खुद खड़ी नहीं होती, उसे उसके हिस्से का सम्मान नहीं मिलता। क्योंकि मैं अब यही अपनी बच्ची के साथ रहूंगी, ताकि कोई भी गिरी सोच वाला मेरी बेटी पर उंगली न उठा सके। इतना बोलकर निशा की मम्मी अपनी बेटी के टूटे सामानों में से कुछ बचा हुआ सामान उठाकर उसके साथ चलने लगी। निशा भी अपनी माँ के गले लग गई और निशा के पिता की नज़रें शर्म से झुक गई थी। दोस्तों, इस कहानी के बारे में अपने विचार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें और प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।